नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास क्षेत्रों की खबरों की। और दोस्तों, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे और क्या है आज 26 जून का विशेष दिवस और विशेष कार्यक्रम, दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की मुख्य खबर भादरा क्षेत्र की डूम सागर की, जो कि मोची मोहल्ला में स्थित है। दोस्तों, भादरा के वार्ड नंबर 30 में ये पड़ता है और आसपास 3-4 वार्डों का एरिया इस डूम सागर एरिया में लगता है। और दोस्तों, डूम सागर का मैं परिचय करवाते हुए आपको बता दूं कि भादरा क्षेत्र में जब भी मानसून का समय आता है तो बरसात का जो गंदा पानी होता है और नालियों का जो गंदा पानी होता है वो सारा का सारा कस्बे के कम से कम 1 दर्जन से अधिक वार्डों का गंदा पानी इस मोची मोहल्ला में स्थित डूम सागर में आकर स्टोरेज होता था और वहां से जनरेटर आदि लगाकर इस पानी को बाहर निकाला जाता था। इस प्रकार की सुविधाएं होती थी और कस्बे को और कस्बे की गलियों को, लोगों के घरों को डूबने से और पानी से बचाने के लिए ये पर्याप्त सी व्यवस्थाएं भादरा में थी। और मैं आपको बता दूं, 2 डूम सागर है इतने बड़े बड़े भादरा में और एक हाथीपुरा बास में स्थित है दोस्तों, जिसमें भादरा कस्बे का शेष सभी वार्डों का पानी रेल पटरियों के नीचे से होते हुए जो है उस गंदे पानी के डूम सागर में जाकर स्टोरेज होता था और उसके बाद में उसको भी आगे भट्टों की खाली पड़ी जमीन में निकाल कर कस्बे को गंदे पानी से और पानी की निकासी से निजात दिलाई जाती थी। तो ये व्यवस्था थी। और किसी समय में आपको बताऊं, भादरा में अगर 20-25 वर्ष पूर्व की स्थिति का अगर आंकलन करें और कोई बुजुर्ग हमारा ये वीडियो देख रहा है तो दोस्तों उनको तो पता ही होगा कि पहले भादरा में, भादरा के आसपास और कस्बा क्षेत्र की परिधि में 23 के लगभग जोहड़ थे दोस्तों, 13 के लगभग, माफ कीजिएगा, 13 के लगभग जोहड़ थे, जिनमें से मात्र 4 जोहड़ अभी बचे हैं। और उन 4 जोहड़ों के अलावा जो 9 जोहड़ थे उन सभी पर कब्जा हो गया। आबादी क्षेत्र बस चुका है। वो कैसे खाली होगा, आज हम इसका इसलिए जिक्र कर रहे हैं, मानसून का समय है, बरसात का समय नजदीक है और ऐसे में जो मोची मोहल्ले में स्थित डूम सागर है दोस्तों, इसके इर्द गिर्द बसने वाले 8 परिवारों को, 8 लोगों को नगर पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया है अतिक्रमण को लेकर और अतिक्रमण खाली करवाने को उन्होंने आदेश दिया है। तो दोस्तों, क्या इन सभी जोहड़ से इस प्रकार के अतिक्रमण हटेंगे? ऐसी कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन अंजाम दे सकता है, कर सकता है? क्या ये संभव है दोस्तों? इसके ऊपर भी हम बात करें। और क्या वो 8 लोग जिनको नोटिस दिया गया है, ये मात्र 8 लोग ही जो मोची मोहल्ला में स्थित डूम सागर है इसके इर्द गिर्द कब्जादारी है, इसके अलावा नहीं है दोस्तों? इसकी मैं आपको बीघा भूमि बताऊं तो 6 बीघा भूमि में था कभी ये जो डूम सागर है, मोची मोहल्ले में स्थित वार्ड नंबर 30 का डूम सागर, ये 6 बीघा एरिया में फैलाव था दोस्तों इसका। और पूरी भादरा का पानी उस समय इसमें आता था, लेकिन अब ये सिकुड़ कर मात्र 2 बीघा भूमि में भी नहीं बचा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी भूमि आसपास की बस्तियों में चली गई, कब्जादारियों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या ऐसे जो 9 जोहड़ भादरा से समाप्त हो चुके हैं और उन पर आबादियां बस चुकी है, क्या उन लोगों को भी नोटिस दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और नगर पालिका के ईओ पवन चौधरी का कहना है कि ये जो 6 बीघा भूमि थी अब वो सिकुड़ कर बहुत छोटी हो चुकी है, सिकुड़ कर, और उसको पुनः वो स्वरूप प्रदान करने की कवायद है ताकि भादरा कस्बे को जो है वो पानी निकासी की समस्या से निजात दिलाई जा सके। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात है। अधिशासी अधिकारी पवन चौधरी अभी नए आए हैं और दोस्तों क्या वो कार्रवाई करेंगे शेष 9 जोहड़ की भी, और ये देखने वाली बात है। और क्या ये 8 लोग ही टारगेट तो नहीं बनाया गया किसी को, या यहाँ कितने हैं इसका खुलासा करेंगे दोस्तों। हम इसको आने वाले 1-2 दिन में इसका विस्तार से खुलासा करने जा रहे हैं और बताएंगे आपको कि कितना बीघा भूमि, जो 6 बीघा भूमि थी, कितनी एग्जैक्ट लोगों के कब्जे में चली गई है और कितने जोड़ थे। क्या वहां भी किसी प्रकार से नगर पालिका की प्लानिंग है उन कब्जादारियों से भूमि को खाली कराने की? इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन वर्तमान में मानसून का समय है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि
अब कस्बे की जो मुख्य सड़कें हैं वो बन चुकी है और कस्बे के बाजारों में पानी एकत्रित नहीं होगा और जो पानी भराव की स्थिति थी बाजारों में वो अब नहीं होने वाली है। तो ये देखने वाली बात है। देखते हैं मानसून की जब बरसात आएगी तो स्थिति क्या रहती है और उस समय क्या मात्र 2-4-5 घंटे में ये बरसात का पानी निकल जाएगा। दोस्तों 2-4-5 घंटे में विधायक सहित नगर पालिका का तो दावा ये है कि 10 मिनट 20 मिनट भी पानी नहीं रुकेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर 2-4-5 घंटे में या आधा दिन में भी पानी अगर उतर जाता है और सारा का सारा पानी निकासी होकर बाहर चला जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों कभी मैं आपको याद दिलाऊं तो 7-7 8-8 दिन तक इस भादरा कस्बे की गलियों में और मुख्य बाजारों में पानी जमा रहता था। बरसात का जो मूसलाधार बरसात या मानसून की बरसात जब आती थी और 7-7 8-8 दिन जब पानी रहता था तो लोगों की नींद में पानी चला जाया करता था, मकान धराशायी हो जाया करते थे, दुकानों में पानी घुस जाया करता था। अभी पिछले मानसून में भी दोस्तों लगभग 1 दर्जन से अधिक दुकानों में पानी घुसा, अभी पिछले ही मानसून की बरसात में। इस बार देखना है कि उन दुकानों का क्या हाल होता है, क्या वो दुकानें बसती है। हम आपको कवरेज करके बताएंगे भी पूरी विस्तार के साथ कि बाजार की स्थिति अब कैसी है जब नई सड़क बन चुकी है सीवरेज के पाइपलाइन दाबने के बाद में। तो दोस्तों इसके ऊपर नजरें लगातार बरकरार रहेगी, लेकिन जो 7 दिन की व्यवस्था थी कभी पानी यहाँ जमा रहता था उसमें कमी आई है और ये अब 1 दिन 1.5 दिन पर आकर सिमट चुकी है। और अब जो दावे हो रहे हैं उनमें देखना है कि क्या ये 2-4 घंटे तक सीमित रहती है, क्या 2-4 घंटे में कस्बे की सड़कों का बाजारों का पानी उतर जाता है, तो ये देखने वाली बात है। उसके बाद में समीक्षा करेंगे दोस्तों ईमानदारी के साथ कि वर्तमान पालिका बोर्ड ने कितना काम किया है इसको लेकर और पहले के पालिका बोर्ड ने कितना काम किया है, इसकी समीक्षात्मक आपको समीक्षा करके हम बताएंगे। और सभी सिलसिलेवार सभी जितने भी अब तक चेयरमैन हुए उनके कार्यकाल में इस पानी निकासी की समस्या को लेकर कितना कितना काम हुआ और किस किस ने कितनी राहत कस्बा वासियों को प्रदान की, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों कल एक बिरानी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की रैली निकाली गई, छात्र भी शामिल थे, विद्यालय का स्टाफ भी शामिल था और अवसर था दोस्तों 10वीं और 12वीं का शानदार परीक्षा परिणाम। सरकारी स्कूलों का शानदार परीक्षा परिणाम देखना दोस्तों काफी सुखद और सुकून देने वाला क्षण होता है और इतनी शानदार रैलियां निकाली गई। इसका कारण ये था कि बड़ी संख्या में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र जो है इस बार 10वीं में 5 से अधिक छात्र दोस्तों 90% अंक अर्जित करने वाले थे और 12वीं में भी इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं थे। तो उन सभी का स्कूल में सम्मान कार्यक्रम हुआ, उनको प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए, माला पहनाकर स्वागत किया गया, साफा पहनाया गया, उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया और पूरे कस्बे के गांव में मेन मुख्य गलियों में दोस्तों ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालकर नारे लगाते हुए जो है एक विजय दिवस जो मनाया गया कल के लिए बिरानी में। दोस्तों ये बड़ा सुकून प्रदान करने वाला और ग्रामीण भी इसमें विद्यालय स्टाफ की सराहना करते हुए नहीं थक रहे थे, तो ये काफी अच्छा और सुखद अनुभव है। और दोस्तों रामसरा गांव में भी इसी प्रकार से रैली और जुलूस निकाला गया था, वो भी काफी देखने में सुखद लगता है। अब नया सत्र दोस्तों प्रारंभ होने वाला है और सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल, तो ये एक कंपटीशन है और दोस्तों आजकल सरकारी स्कूलों का अच्छा खासा रिजल्ट रहने लगा है और विशेषकर दोस्तों गरीबों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जाते थे। पहले तो सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन दोस्तों आजकल अमीर और धनी सक्षम परिवारों के लोग जो है वो निजी स्कूलों की तरफ रुख करने लगे अपने लाडलों को पढ़ाने के लिए। तो अगर शानदार रिजल्ट राजकीय स्कूलों का भी आने लगा है तो दोस्तों इस निसंदेह राजकीय स्कूलों में भी बच्चों की जो है वो रुख होगा, अभिभावकों का भी मन बनेगा और ये अच्छी बात है। आज निजी शिक्षण संस्थानों की भी एक कल बैठक हुई थी दोस्तों और उस बैठक में श्याम शिक्षण संस्थान में श्याम स्कूल में ये बैठक आयोजित हुई थी। सुरेश शर्मा अध्यापक की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और मुख्य अतिथि थे बाबूलाल जी जुनेजा। और इसके अलावा दोस्तों सर्वप्रथम ओम प्रकाश भाटी जो कि शहीद हो गए थे, उनकी
याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद में दोस्तों भगत सिंह माध्यमिक विद्यालय उत्तरादावास के ये अध्यापक थे जिनका निधन हो गया था, उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद में दोस्तों सिस्टम के साथ मीटिंग प्रारंभ हुई और चिंता व्यक्त की गई नए सत्र को लेकर, और जो आरटीआई का भुगतान है, फीस का निर्धारण है, पोर्टल भरने की कार्रवाई है और नवीन सत्र में अपनाए जाने वाले नवाचार के तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श इस निजी शिक्षण संस्थान की बैठक में दोस्तों किया गया, और सभी स्कूलों के संचालकों ने अपने अपने विचार भी इसमें व्यक्त किए। और उसके बाद में दोस्तों जो है मीटिंग का समापन किया गया। लेकिन कौन कौन इसमें प्रमुख रूप से पहुंचे थे मैं आपको बताऊं तो इस कार्यक्रम में दोस्तों प्रदीप पुरोहित, प्रताप सिंवर, तहसील अध्यक्ष राजाराम कसवा, अमरनाथ जी शर्मा और कालूराम जी गोस्वामी, अमर सिंह बेनीवाल और अमर सिंह बुडानिया, बजरंग कसवा, सचिव प्रकाश राणा, हवा सिंह सहू आदि अनेकों शिक्षकगण, संचालक स्कूलों के दोस्तों इस बैठक में उन्होंने भाग लिया। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो सिंधी पूज्य पंचायत की एक आज बैठक हुई दोस्तों। एक सम्मान समारोह हुआ, और वो सम्मान समारोह हुआ 10 मई से गुरुद्वारा साहब कमेटी द्वारा गुरुद्वारा परिसर में ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ। और इस अवसर पर मौजूद थे दोस्तों जिला अध्यक्ष सिंधी समाज के विजय पेशवानी, जो कि हनुमानगढ़ से बादरा पहुंचे थे, और उनके साथ आए थे खानचंद बारवानी, किशन लाल टेकवानी, मूलचंद बागवानी, और इन सब का पहले स्वागत सत्कार हुआ। और इसके बाद में दोस्तों 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले सिंधी समाज के सभी छात्र छात्राओं का सम्मान विजय पेशवानी द्वारा किया गया। और इसके अलावा दोस्तों जो झूलेलाल मंदिर के सेवेदार है और धर्मशालाओं के जो सेवादार है, उन सभी को प्रतीक चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के जयराम दास सिंधी, जो कि मुखी है, प्रधान है, कान सिंह कासवानी, अजय तारवानी, राजकुमार लालवानी, राम रेलवानी, दौलत मोहनानी, मिठू लालवानी और रमेश जसवानी, ईश्वर टिंडवानी के अलावा नारायण दास मखीजा, देवनंद दासवाणी, दीपक जतीन, यश करण आदि अनेकों सिंधी समाज के शख्सियतें दोस्तों इस कार्यक्रम में शरीक हुई। और बड़ी संख्या में छात्र छात्र जो कि 90% से अधिक अंक अर्जित करके सिंधी समाज का गौरव बने थे, उन सभी को आज सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो महाराष्ट्र के संकट पर अगर बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र के संकट में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से गुवाहाटी में शिंदे के समर्थन में जो बागी शिवसेना के विधायक बैठे हैं दोस्तों, वो अभी भी वहीं बैठे हैं, लेकिन उसमें चेंजिंग ये आई है कि भाजपा के साथ उनकी अब बातें होने लगी है और नए सिरे से सरकार के गठन की प्रक्रिया अब तेजी पकड़ने लगी है। और भाजपा भी दोस्तों इस अवसर पर अपनी बैठकें लगातार करती नजर आ रही है, और किस ढांचे के ऊपर, किस एजेंडे के साथ ये सरकार बनाई जाएगी, उस पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। और उधर जो बयान है दोस्तों, वो अगर संजय राउत के बयान का जिक्र करें तो संजय राउत बार बार भड़काने वाले बयान बागियों के लिए देते आ रहे हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों गाली गलौज तक आ चुकी है इन नेताओं की बयानबाजी। लेकिन बागी गुट की तरफ से दोस्तों कोई भी ऐसा बयान अभी तक शिंदे गुट की तरफ से नहीं आया है, और शिंदे गुट की तरफ मात्र 2-3 विधायक, सीनियर विधायक है, वही ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके जो है अपने संदेश, अपने मैसेज दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बवाल मचा है शिवसेना में दोस्तों, टूटने के कगार पर है, इसमें निश्चित कोई संदेह है नहीं। और जो 17 विधायक बचे थे महाराष्ट्र शिवसेना के पास, उनमें से भी आज एक और विधायक दोस्तों गुवाहाटी के लिए रवाना हो गया और संभवतः पहुंच भी गया होगा। तो वहां जो विधायकों की संख्या थी 38 और 37, अर्थात 2/3 विधायकों की संख्या, जो कि दल बदल कानून की कार्रवाई से बचने के लिए भी पर्याप्त है और शिवसेना पर दावा ठोकने के लिए भी दोस्तों पर्याप्त है। तो उस संख्या में एक का इजाफा और होकर यह संख्या 39 हो गई, और शिवसेना के पास अब 16
ये संख्या हो चली है। तो दोस्तों कठिन परिस्थिति है शिवसेना के लिए, और शिव सैनिकों द्वारा उन बागी विधायकों के घरों में, ऑफिसों में तोड़फोड़ का काम भी किया जा रहा है। और इसको लेकर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे दोस्तों समझ नहीं आ रहा उनको क्या किया जाए, क्योंकि वो गुस्से की आग में दोस्तों जल रहे हैं। लेकिन राज्यपाल ने संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार ने दोस्तों वहां टुकड़ियां भेजी है, और उसके बाद में विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। राज्यपाल ने डीजीपी और सीपी को चिट्ठी लिखकर दोस्तों स्पष्ट कहा है कि सभी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जो कि जितने भी बागी विधायक है उनके घरों के आगे जो है फोर्स तैनात की जाए। इसके बाद में दोस्तों, क्योंकि शिंदे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, चिंता व्यक्त की थी अपने परिवारों के प्रति और सभी जो बागी गुट के विधायक है उनके परिवारों के प्रति। उसके बाद में सरकार भी हरकत में आई है। अब तेजी के साथ दोस्तों प्रतिक्रियाएं आने लगी है। अब संभवतः सोमवार तक, कल तक कोई ना कोई बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में आ सकता है। इसको देखने के लिए दोस्तों पूरे देश की नजरें टिकी है। इसके अलावा दोस्तों आज उपचुनाव के नतीजे भी आए, और 3 लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव थे जो 23 जून को हुए थे। आज परिणाम आए 26 जून को, और 7 विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव हुए थे। 3 लोकसभा की सीट थी, उनमें पंजाब की एक संगरूर सीट थी जो कि भगवत मान जो मुख्यमंत्री है उनके छोड़ने से खाली हुई थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो सीट छोड़ी थी। और वहां पर दोस्तों शिरोमणि अकाली दल का कैंडिडेट जीता है। ये समाजवादी पार्टी अर्थात जो आम आदमी पार्टी है दोस्तों, उसको बहुत बड़ा झटका इसको माना जा रहा है। इसके अलावा 2 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में थी, एक रामपुर की और एक आजमगढ़ की। रामपुर की सीट से भी घनश्याम लोधी जीते दोस्तों 42,000 वोटों से, और दोनों ही सीटों पर सपा की प्रतिष्ठा दांव पर थी। और आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी के निरहुआ जीते 11,212 वोटों से धर्मेंद्र यादव को हराया। और रामपुर में दोस्तों सपा के असीम रजा को वहां से हराया। और ये सीटें खाली हुई थी दोस्तों, एक अखिलेश द्वारा छोड़ने पर और एक आजम खां के छोड़ने से ये सीटें खाली हुई थी जिन पर उपचुनाव हुए। और जो 7 विधानसभा की सीटें थी उनमें एक दिल्ली राजेंद्र नगर की सीट थी जिस पर सपा ने वापस अपना उम्मीदवार जिताया है। और त्रिपुरा की 4 सीट थी, आंध्र प्रदेश की 1 थी, झारखंड की 1 थी। अब यूपी में दोस्तों 2 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद में आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की और ये भी कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीतेगी। मैं आपको बताऊं तो 2019 की लोकसभा जो रिजल्ट के परिणाम दोस्तों आए थे उसमें भाजपा ने 62 सीटें जीती थी, और उसके बाद में एक बाद में जीती थी 63 सीटें हुई, और अब 2 सीटें जीतने के बाद में ये सीटों की संख्या 65 हो गई है। और सपा की ये दोनों सीटें थी दोस्तों, सपा की 5 सीटें जीती हुई थी लोकसभा की, अब उनके पास मात्र 3 सीटें लोकसभा की बची है। 10 बसपा की थी, 2 एडी की, 1 कांग्रेस की थी। तो अब जो स्थिति है वो भाजपा की 65 सीटें अब लोकसभा की उत्तर प्रदेश से हो चली है। तो दोस्तों ये आज के मुख्य समाचार रहे। और आज 26 जून को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, यश जौहर निर्माता निर्देशक है, फिल्मी दुनिया के जाने माने, 2004 में उनका दोस्तों निधन हुआ था। और आज विश्व मादक पदार्थ सेवन तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है, अर्थात नशा विरोधी दिवस आज मनाया जाता है। और आज के दिन 26 जून को नशे को रोकने के लिए, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए अनेकों कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं। और लगभग हर तहसील मुख्यालय, ग्राम पंचायत स्तर, तहसील और जिला मुख्यालय और दोस्तों स्टेट राजधानियों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1987 से अनवरत लगातार ये नशा विरोधी दिवस दोस्तों मनाया जाता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों को नशे के प्रति दी जाती है, ताकि नशे की प्रवृत्ति में लिप्त युवा पीढ़ी भारत की ना हो। इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से हम आपको
मौसम का मिजाज बताते हैं। आज शनिवार रविवार है दोस्तों। रविवार को मंडियों में अधिकतर मंडियों में भाव नहीं होते, तो इस कारण आज मौसम का मिजाज बताए तो 26 जून है आज, और 26 जून को 39 से 43 डिग्री टेम्परेचर आज अधिकतम रहा। और कल भी दोस्तों मैक्सिमम में 42 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, अर्थात आज से कुछ हल्की राहत गर्मी से मिलेगी आपको। और आज 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 30 से 40% बादल भी छाए रहे, और आपने परिवर्तनशील मेघ भी देखे होंगे। आसपास कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की खबरें भी आई। और इसके अलावा दोस्तों 27 जून को कल 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा, और 39 से 42 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा। और 40-50 डिग्री टेम्परेचर जो बादल है वो दिन में छाए रहेंगे, शाम को 70-80% बादल छाएंगे, और देर रात्रि को फिर 30 से 40% ही बादल रहेंगे। 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी। कल भी बरसात की चेतावनी या मौसम विभाग का अंदेशा नहीं है, लेकिन 28 तारीख को परसों बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगभग 2 से 3 mm बरसात की चेतावनी है। तो दोस्तों चक्रवात बन रहा है, और धीरे धीरे मानसून भी हमारे नजदीक आता जा रहा है। तो मानसून का समय है, ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करके अपने आसपास हरियाली जरूर कीजिएगा, और इस पुनीत कार्य में पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान जो है वो दीजिएगा। और दोस्तों पर्यावरण मित्र संस्थान है वो भी लगातार भादरा क्षेत्र का लगा है, सुशील खजोतिया की अगुवाई में पौधारोपण करने। और दोस्तों उनको जब भी कोई किसी विभाग के या किसी भी मोहल्ले के किसी भी संस्था के कार्यकर्ता लोग जब उनको कहते हैं तो वो उनको पौधे उपलब्ध भी कराते हैं, और उनके साथ जाकर पौधारोपण भी करते हैं। तो ये बड़ा पुनीत कार्य पर्यावरण मित्र संस्थान लगातार करता आ रहा है। और साथ में पर्यावरण मित्र संस्थान जो है वो दोस्तों पशुओं को जो है चारा आदि खिलाने का, और जो खेल लगाकर पानी पिलाने का कार्य पशुओं को किया जाता है, उनकी व्यवस्था की जाती है, उनमें भी अपनी भागीदारी जो है वो निरंतर निभाते रहे हैं। तो इसके अलावा जन चेतना मंच भी है, और राजस्थान का हिंदू चेतना मंच माफ कीजिएगा, वो भी लगातार जोर शोर से इस नेक कार्यों में लगे। तो इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।